नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज म्यूचुअल फंड शो। शेयर बाजार इस समय जोरदार रोलर कोस्टर राइड में है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तिमाही नतीजे और वैल्यूएशंस की टेंशंस के बीच में निफ्टी एक रेंज में रहा है। ऐसे में इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी शानदार मौके रहे हैं। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफ़ी शानदार बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन बैंक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज एक खास मेहमान से बात करेंगे। आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर और इक्विटी रिसर्च हेड शिवानी कुरियन जुड़ी हैं। शिवानी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि इस समय जो मैक्रो हेडविंड्स बन रहे हैं मार्केट के लिए, कच्चा तेल वापस 90 पर, डॉलर रुपये में थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन वो भी थोड़ा दिक्कत का ही मामला रहा है। वहाँ पर इन्फ्लेशन वरीज हैं, मॉनसून वरीज हैं। ऐसे में मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि रेजिलियंस काफ़ी है मार्केट में, हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मार्केट गिर भी नहीं रहा है ज़्यादा। नमस्ते। आप जैसे ही कह रहे हैं कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। इस महीने के शुरुआत में लग रहा था कि जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे कोई सोल्यूशन निकल के आ रही है, बट फिर से वापस काफी वॉलेटिलिटी हमने देखा है। और हमारा मानना है कि नियर टर्म में मार्केट का जो टेक्सचर है वो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और उसके आउटकम पर निर्भर करती है। पर धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि जो अर्निंग्स डिलीवरी मार्केट में हम देख रहे हैं वो स्लाइटली इम्प्रूवमेंट के तरफ आगे बढ़ रही है। तो अभी हम Q1 FY27 अर्निंग्स सीजन के बीच में है, और अभी तक के जो अर्निंग्स या नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। तो एक तो अर्निंग्स डिलीवरी की रहेगी मार्केट के लिए, और हमारा मानना है कि मार्केट लार्जली अर्निंग्स को ट्रैक करेगी यहाँ से। ब्रॉडर मार्केट का जो अर्निंग्स डिलीवरी रहा है वो निफ्टी 50 के हिसाब से भी अच्छा रहा है, और इसी माहौल में काफी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के मौके मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि नियर टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी तो देखेंगे, पर बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के ध्यान रख के पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। अर्निंग्स ग्रोथ की रहेगा मार्केट के लिए यहाँ से आगे चलकर। आपने कहा कि अर्निंग्स ग्रोथ मोर और लेस मार्केट की ठीक ठाक रही है। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिव सरप्राइज मिले हैं, और कौन से स्पेसेस है जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़े नेगेटिव सरप्राइजेस ज़्यादा हैं? तो अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो एक हेडलाइन लेवल पे जो मिड कैप के नंबर्स अभी तक आए हैं वो आपको थोड़े बहुत म्यूटेड लगेंगे, पर उसमें अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज निकाल दे तो एक्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है। स्मॉल कैप्स में भी अर्निंग्स के नतीजे अभी तक काफी अच्छे और ठीक ठाक ही आए हैं। सेक्टर्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल्स, स्पेशली उसमें अगर हम एनबीएफसीज देखें वहां पे अर्निंग्स थोड़ा बहुत हमें सरप्राइज दिखा है। ऑटो सेक्टर्स के जो कुछ कुछ नंबर्स आए हैं वहां पे अर्निंग्स हमने सरप्राइज देखे हैं। कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स सेगमेंट्स में भी अर्निंग्स में थोड़ा बहुत हमने बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स देखे हैं। जहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो कुछ लार्ज प्राइवेट बैंक्स में, जहां हमने देखे हैं कि मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा है। तो वो एक सेगमेंट है जहां पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आया है। पर यहाँ से चलकर ओवरऑल अगर हम FY27 के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखें तो कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस जो मिड टीन्स के हैं FY27 और FY28 के, वो शायद अभी तक वी आर ऑन ट्रैक। और इसका मतलब है कि लास्ट 2 साल में जो हमने म्यूटेड निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ देखे हैं उसके हिसाब से या उसके तुलना में आगे चलकर हम शायद अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अगर हम पूरे साल के लिए चर्चा करें तो काफी ब्रॉड बेस्ड एक्सपेक्टेशन है अक्रॉस सेक्टर्स। इसमें फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ऑटोज, ये शायद सेक्टर्स है जहां पे हम अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे आईटी स्पेस को लेकर, क्योंकि इसके पहले भी हमने 2 रैलीज देखी थी जो फेल हुई थी, लेकिन इस बार की आईटी की रैली काफ़ी शानदार है और काफ़ी तेज़ हुई है। और इस बार की जो आईटी रैली है उसमें थोड़ा सा तड़का एक एआई ट्रेड के फेल या रिवर्सल का और थोड़ा सा कंपनीज के इंटेंट का भी है। आईटी में अब एज अ फंड आप इस रैली में अपनी पोजीशन लाइटन कर रही हैं या फिर एक पॉजिटिव व्यू रख रही हैं? तो आईटी में अनुज हमारा जो सेक्टर पोजीशनिंग रहा है फंड हाउस के तरफ से, हम न्यूट्रल रहे हैं या स्लाइटली अंडरवेट कुछ फंड्स में रहे हैं।
तो इसमें 2 हिस्से पे चर्चा कर सकते हैं। एक, जैसे आपने कहा कि ग्लोबली जैसे-जैसे थोड़ा बहुत एआई ट्रेड में अनवाइंड दिखा है, वहाँ पे आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ में हमने बेनिफिट देखे हैं स्टॉक प्राइस के हिसाब से। दूसरी बात है कि फंडामेंटल्स पे, इसमें अगेन 2 हिस्से में हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो नियर टर्म अर्निंग्स और नियर टर्म रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। यहाँ पे आउटलुक अभी भी काफ़ी म्यूटेड है। अगर हम क्वार्टर के कमेंट्री सुने या मैनेजमेंट कमेंट्री सुने, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड में बहुत इम्प्रूवमेंट हमने नहीं देखा है। तो एक्चुअली जो काफ़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस साल के गाइडेंस या ग्रोथ गाइडेंस में उन्होंने कट भी किया है। और दूसरी बात है कि प्राइसिंग प्रेशर बनी हुई है। मोस्ट कंपनीज या मोस्ट क्लाइंट्स एआई के कारण प्रोडक्टिविटी पास थ्रूज मांग रहे हैं और कंपटीशन भी काफी हद तक एलिवेटेड है। इसी कारण प्राइसिंग में प्रेशर हम देख रहे हैं। तो इस साल के जो अर्निंग्स आउटलुक है या रेवेन्यू ग्रोथ या टॉप लाइन आउटलुक है, वो म्यूटेड है। दूसरी बात है कि लॉन्ग टर्म में एआई विल दैट किल आईटी सर्विसेज? हमारा मानना है कि नहीं, एआई के कारण आईटी सर्विसेज में वॉल्यूम ग्रोथ जरूर आएगी, क्योंकि एंटरप्राइज अडॉप्शन ऑफ आईटी, उसके कारण आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी और इसके कारण अगेन ग्रोथ आएगी। पर इसमें हमारा मानना है कि ये सेक्टर में हम डाइवर्जेंस देखेंगे। ये सेक्टर धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिक तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनीज में एजिलिटी है, जिन कंपनीज में कैपेबिलिटी है एआई सॉल्यूशंस ऑफर करने के लिए, वहां पे हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ज्यादा देखेंगे एज कंपेयर टू सेक्टर। एंड ओवरऑल हमारा मानना है कि इस स्पेस में मिड कैप्स में जो डिलीवरी रही है ग्रोथ के तौर पर, मिड कैप्स की डिलीवरी लार्ज कैप्स के हिसाब से बेहतर रहेगी और उनके साइज उनके फेवर पे है। और वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स मिड कैप्स में थोड़े एलिवेटेड है, पर ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मिड कैप्स के लिए हम बेहतर रहेगी एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स इन द सेक्टर। ओके, अच्छा एक बात करते हैं आपके एक फंड कोटक फोकस फंड की। थोड़ा इसके बारे में बताएं कि इस समय इसका जो एयूएम है 4300 करोड़ का, इसका इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस फंड को लेकर, कोटक फोकस फंड को लेकर? तो देखिए, फोकस फंड जैसे नाम सजेस्ट करती है, एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है। इसमें 25 to 30 स्टॉक पोर्टफोलियो हम क्रिएट करते हैं और हमारा मानना है कि इस फंड में हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी कंपनीज जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिले और रिसर्च बैक्ड अप्रोच काफी हमारा स्ट्रॉन्ग है इस फंड को क्रिएट या पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो जो पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट है वो काफी बॉटम अप है। यहाँ पे स्टॉक पिकिंग पे काफी ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम पोर्टफोलियो पोजीशनिंग आज देखें तो हमारा जो ओवरवेट है वो 3 सेक्टर्स में है। एक है कैपिटल गुड्स। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस है उन कंपनीज में जहाँ पे हम हेल्दी ऑर्डर बुक मोमेंटम देख रहे हैं और जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी है। दूसरा जो सेगमेंट है जहाँ पे हमारा ओवरवेट है इस फंड में, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स। यहाँ पे हमारा मानना है कि जो हॉस्पिटल सेगमेंट है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी ग्रोथ और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहेगी और जो बड़े हॉस्पिटल्स है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्लेयर्स है उनका ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बेटर रहेगी। तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमारा वेट पॉजिटिव है। और तीसरा सेगमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे हेडलाइन लेवल पे आपको लगेगा कि हम अंडरवेट है, पर इसमें एक सेगमेंट में हमारा अंडरवेट है, वो है इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस छोड़ के बैंक्स और एनबीएफसीज में हमारा पॉजिटिव व्यू रहा है और हमारा मानना है कि जो बैंकिंग सेक्टर में अभी दबाव देख रहे हैं वहां पे इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट, मार्जिन बॉटम आउट होंगे, लोन ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हो रही है और यहाँ पे वैल्यूएशंस आपके फेवर में है। तो इन सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है और आज का जो पोजीशनिंग है फंड में इन सेक्टर्स में हमारा ओवरवेट स्टांस है। ओके, इसमें आपका लार्ज कैप एक्सपोजर करीब करीब 66% का और मिड कैप करीब करीब 24-25 का है, स्मॉल कैप बहुत कम है। क्या ये मैं मान के चलूं कि आप ज़्यादातर अब लार्ज और मिड कैप पे फोकस कर रहे हैं इसमें? नहीं, तो इस फंड का जो अगेन टेक्सचर है वो है फ्लेक्सी कैप। तो अगेन जैसे फंड का जो कॉम्पोजिशन है वो काफी बॉटम अप रहता है, तो जहां पे हमें वैल्यू या अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है हम वैसे ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब एक स्टॉक हम खरीदते हैं तो हम क्लियरली 3 या 4 फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। एक तो बिजनेसेस जहाँ पे कंपनीज मार्केट लीडर हो या उसमें
मार्केट शेयर में हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। दूसरी बात है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस। और तीसरी बात है कि जो रिटर्न रेशियो प्रोफाइल है, वो रिटर्न रेशियो प्रोफाइल में हम इम्प्रूवमेंट देखें और रीजनेबल वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा। तो क्योंकि अप्रोच काफ़ी बॉटम अप रे इन नेचर है और अगेन ये कॉन्संट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फोकस लॉन्गर टर्म है। तो द आउटकम द मार्केट कैप जो हम आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, वो एक आउटकम है। पर ओवरऑल जो फंड का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ये फ्लेक्सी कैप नेचर है, तो हमें जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले हम देख सकते हम उधर पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी अब जैसे आपने कहा लार्ज कैप अबाउट 66% है, मिड कैप इज अबाउट 24.5% एंड अबाउट 6% इज स्मॉल कैप इन द फंड। ऑलराइट शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ होंगे ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मठपाल। इनसे बातचीत होगी एक्सपेंस रेशो पर। म्यूचुअल फंड चुनते वक्त आपको किस तरीके से एक्सपेंस रेशो पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स पर भी बातचीत होगी। वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में। अब हम बात कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दो टॉपिक्स की। म्यूचुअल फंड चुनते वक्त क्या सिर्फ कम एक्सपेंस रेशो देखकर फैसला लेना सही है, या फिर अच्छे रिटर्न के लिए फंड मैनेजर की रणनीति ज़्यादा मायने रखती है और ज़्यादा एक्सपेंस रेशो भी आप दे सकते हैं? और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में आखिर किसको चुनना चाहिए? ये दो टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ आज इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मठपाल हैं। पंकज जी, सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एक्सपेंस रेशो के साथ शुरुआत करते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर मैं चुन रहा हूं तो उसमें एक्सपेंस रेशो की कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? अनुज जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी रील दिखाई देती हैं, कई बार बात होती है और हमेशा ये सुनने को मिलता है कि एक्सपेंस रेशियो आपके फंड का ज्यादा है या कम है, और निवेशक कई बार अपना डिसीजन जो है इस बात पर ही बना लेते हैं कि जहां पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है मतलब वो फंड उन्हें नहीं चुनना है। लेकिन कई बातें हैं, कई बार हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंस रेशियो कम हो, पर कई बार ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। पहली बात, अगर आप एक कोई स्कीम देख रहे हैं जहां पर सेम स्कीम है, सेम एएमसी की, और डायरेक्ट प्लान है और रेगुलर प्लान है, आप देखते हैं कई बार डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, कई बार बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यदि आप सेम फंड हाउस के दो प्लान देख रहे हैं किसी एक स्कीम के, और वहां पर रेगुलर और डायरेक्ट में बहुत फर्क है, तो डेफिनेटली वहां पर आपके रिटर्न्स पर बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की बात कर रहे हैं एक ही स्कीम की, तो उनका जो पोर्टफोलियो सेम है, फंड मैनेजर सेम है, स्टाइल सेम है इन्वेस्टमेंट का, तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो कम हो ये बेहतर होगा। लेकिन उसी तरह से यदि हम बात करें डेट फंड्स की, तो क्योंकि इक्विटी में आप अल्फा जनरेट कर सकते हैं, पर डेट फंड में तो जो अंडरलाइंग असेट्स हैं वहां पर वैसे भी रिटर्न्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटी होती हैं, और वहां पर आपको बहुत फर्क पड़ेगा यदि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। क्योंकि यदि कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका 7% का रिटर्न है और उसमें एक्सपेंस ज्यादा लग रहा है, तो इन्वेस्टर के हाथ में काफी कम आएगा। तो दो चीजें बहुत सिंपल हैं, यदि आप इक्विटी या डेट किसी भी बात करें, वहां पर डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो बेहतर है। दूसरी बात, डेट फंड्स में मैंने बता दिया कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो इसका नुकसान इन्वेस्टर को दिखने को मिलेगा। अब यदि आप इजाजत दें तो आगे मैं पैसिव और एक्टिव फंड में कैसे होगा वो भी बात कर लेते हैं। बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो पैसिव फंड होते हैं इंडेक्स फंड्स, अब इंडेक्स फंड का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें फंड मैनेजर तो कुछ करते नहीं ज्यादा, मतलब कि फंड का में स्टॉक का चुनाव करना है। जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो तो जो इंडेक्स है उसके जो स्टॉक्स हैं उनका जो वेटेज है उसी के हिसाब से तय होता है। तो यहाँ पर अल्फा जनरेट करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सिर्फ यह है कि जो इंडेक्स है उसे रेप्लिकेट किया जाए, रिटर्न्स जो है उसके आसपास रहे। तो यहाँ पर यदि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो इसका नुकसान होगा। तो मान लीजिए कि आप दो फंड हाउसेस हैं अलग अलग और दोनों का निफ्टी 50 फंड है,
तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स तो सेम रहने वाले हैं दोनों के पोर्टफोलियो में। जिस फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो कम होगा, वहां पर आपके हाथ में चांसेस हैं कि रिटर्न्स ज्यादा आएंगे। हालांकि कुछ बातें और भी हो सकती हैं, कॉर्पोरेट एक्शन है, उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपके हाथ में रिटर्न कम आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अनुज जी, एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड जैसे कि आप मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज मिड कैप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी एक्टिव फंड की बात करें, एक्टिव फंड में फंड मैनेजर का जो विजडम है वो बहुत मायने रखता है। तो यदि कोई फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स चुनता है आपके लिए, समय पर वो उसमें बदलाव करता रहता है और अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाता है, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। मान लीजिए कि दो फंड हाउसेस हैं और दोनों के फ्लेक्सी कैप फंड से अलग अलग, पर आप देखते हैं कई बार कि जिस फंड हाउस के फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, उसके बावजूद भी रिटर्न से ज्यादा अच्छे जनरेट किए हैं, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन जो था वो बेहतर था। तो यहाँ पर मैटर करता है एक्टिव फंड में सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजर, वो कैसे सही समय पर सही डिसीजन ले रहे हैं, किस तरह से स्टॉक्स का चुनाव कर रहे हैं, कैसे रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप एक्टिव इक्विटी फंड का चुनाव कर रहे हैं तो कम से कम वहां पर एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा फंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी, फंड मैनेजर्स का स्टाइल, उनका एक्सपीरियंस, उस पर ज्यादा ध्यान दें। ओके, चलिए, सब काफ़ी कन्फ्यूजन थी मेरी, लेकिन आपने दूर कर दी वो सारी। तो इस टॉपिक से अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं, फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप। ये एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इस मार्केट एनवायरनमेंट में क्या बेहतर है, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप? बिल्कुल, देखिए, इस मार्केट की बात करेंगे तो जनरली बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है दोनों ही डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, दोनों में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो सकता है। तो कई बार इन्वेस्टर्स भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और कई बार देखा जाता है कि रिसेंसी बायस, यानी रिसेंट में यदि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अच्छा कर रही है तो देखते हैं कि सभी इन्वेस्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, और जब वो अच्छा नहीं करता है तो मल्टी कैप में चले जाते हैं। तो अंतर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं उन्हें लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना एलोकेशन रखना है, स्मॉल कैप में कितना करना है। हो सकता है किसी वक्त पर आपको देखने को मिले कि फ्लेक्सी कैप फंड में, किसी स्कीम में स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं है, तो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं। पर मल्टी कैप में क्योंकि मैंडेट ये है कि मिनिमम 25% ऑफ द असेट ऑफ स्कीम, तो जो स्कीम का टोटल असेट है उसका मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम 25% स्मॉल कैप में रखना होता है। अब अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है पर वो कुछ कर नहीं सकते, तो उस केस में भी स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन रहेगा ही रहेगा। तो नुकसान ये होता है कि अगर मार्केट में स्मॉल कैप में कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है, मिड कैप में दिखाई दे रहा है, पर फंड मैनेजर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर नेगेटिव ये है अनुज जी कि जहां हम कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के हाथ में है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। एक तो बायसेस, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि इमोशनल बायस तो हो ही सकता है, वो चाहे इन्वेस्टर हो या फंड मैनेजर हो, तो यहाँ पर गलती होने के चांस होते हैं। कई बार देखा है कि मार्केट में फंड मैनेजर ने सोचा कि अब यहाँ पर मिड कैप के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं या स्मॉल कैप के एक्सपेंसिव हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं, एक्सपोजर कम कर देते हैं, और वहां रैली हो गई और उन्होंने रैली मिस कर दी, तो इसका नुकसान इन्वेस्टर्स को देखना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, ये डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के विजडम पर। अब इसमें अगर रिटर्न्स की बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो दोनों में बहुत खास अंतर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों में ही लॉन्ग टर्म हम जानते हैं कि सिक्लिकल होता है, स्मॉल कैप का भी टाइम आएगा, मिड कैप का भी टाइम आएगा, तो लॉन्ग टर्म में सब बराबर हो जाता है। पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर अंतर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से या तो इन्वेस्टर दोनों को अपने फंड में रखें, एक तरफ फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी काम आएगी और एक तरफ जो स्टाइल है कि लार्ज कैप, मिड कैप सब कुछ होना है, वो आपके काम आएगा। दोनों कैटेगरी आपके इसमें रह सकती है। दूसरी बात, यदि आप दाव खेलना चाहते हैं फंड मैनेजर के ऊपर, तो फिर देखें ऐसा स्मार्ट फंड मैनेजर जिसका लंबा अनुभव है, जो स्कीम काफी समय से है और जिसने सच में साइकिल का बेनिफिट लिया है, तो फिर आप ऐसे फ्लेक्सी कैप में रह सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में किसी फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स को देखकर आप बिल्कुल डिसाइड ना करें, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको फिर उस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट आउट ना हो। तो या दोनों को रखें
या फिर मल्टी कैप रखें जहां पे इमोशनल बायसेस कम है, और स्मॉल कैप पर आपको यदि सच में एक बेट लेनी है तो फिर उन्हीं फंड मैनेजर्स के साथ जाएं, उन्हीं एएमसी के साथ जाएं जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और आप बिल्कुल समझते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही एलोकेशन रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों टॉपिक्स पर एकदम क्लैरिटी के साथ अपना व्यू रखने के लिए। सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप जुड़े रहें सीएनबीसी आवाज़ के साथ।